हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज भी हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद के महत्वपूर्ण नियम पढ़ रहे हैं हम। और ये उसका तीसरा वीडियो होने वाला है। तो अगर इसका पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए। नहीं तो आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम जानने वाले हैं तृतीय विभक्ति मतलब तीसरे विभक्ति का प्रयोग करेंगे कैसे, और महत्वपूर्ण नियम मतलब खास नियम क्या होता है इसके प्रति। आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 सूत्र लिखा है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ बालक शब्द रूप और लट लकार का सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यह है बालक शब्द रूप और ये है लट लकार का सूत्र, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं या पढ़े होंगे। और यहाँ मैंने लिखा है तृतीय विभक्ति का कुछ खास नियम। जैसे कि पहला खास नियम है कर्णे तृतीया। कर्णे तृतीया कहने का मतलब है कि कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होता है। कर्ण कारक तृतीय विभक्ति होता है। जो तृतीय विभक्ति होता है ये खुद कर्ण कारक ही होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इसमें से तीसरा नंबर पे आता है कर्ण कारक। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने। कर्णे तृतीया मतलब कि कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे कि राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पर कलम से, तो कर्ण का चिन्ह होता है से। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कर्ण का चिन्ह होता है से। और ये भी से जो है कैसा वाला से। तो से 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्ण में आता है और एक पंचमी में आता है अपादान में। तो अगर आप कारक का वीडियो देखे हैं, आप कारक पढ़े होंगे तो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। से 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो बिछड़ने वाला से होता है, जिसमें जुदाई होता है, दूर जाता है एक वस्तु दूसरे वस्तु से। और दूसरा होता है कर्ण वाला, जिसमें संबंध जुड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मैं जब कलम से लिख रहा हूं तो कलम और मेरे हाथ का संबंध हो रहा है, जो दोनों मिल रहा है। तो यही से जो है यहाँ पर उपयोग होता है। तो कर्ण में जो है संबंध वाला मतलब मिलने वाला से का उपयोग होता है। तो आगे बढ़ते हैं। राम कलम से लिखता है, तो राम का हो जाएगा रामः। कलम से, तो कलम से का जो है हम अभी पढ़ रहे हैं ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कलम का संस्कृत होता है कलम। कलम का कलम ही होता है, लेकिन जब हम इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा। तो जैसे बालक का रूप चलता है उसी तरह से कलम का भी रूप चलेगा। तो जैसे बालक का शब्द रूप मैंने यहाँ पे लिखा है, तो तृतीय विभक्ति में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तृतीय विभक्ति ये है, इसमें देखेंगे क्योंकि कलम एक है, एक संख्या का बोध कर रहा है, तो एक वचन में ही देखेंगे। तो बालक का हो जाता है बालकेन। देखिए तृतीया का एक वचन में बालक हो जाता है बालकेन। तो इसी प्रकार से कलम का हो जाएगा कलमेन। ऐसे रामा कलमेन, कलमेन मतलब कलम से। और लिखता है, तो लिखना का संस्कृत होता है लिख धातु, इसका रूप चलता है तो हो जाएगा लिखती। इस प्रकार से अगर आपको पता नहीं है कि लिखते का प्रयोग कैसे किया है तो मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। राम जो है, ये राम ये प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। प्रथम पुरुष उसको कहते हैं जो जिसके बारे में कहा जाए, या जितने भी नाम होते हैं वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो राम भी एक नाम है तो प्रथम पुरुष में आएगा। और राम एक संख्या का बोध कर रहा है, राम अकेला है तो एक वचन में आएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है ती। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने, लिख के धातु के साथ लगा दिया ती, तो हो जाएगा लिखती। तो इस प्रकार से हो गया रामः कलमेन लिखती। अगर लट लकार को आपको डिटेल से जानना है तो लट लकार का मैंने वीडियो, लकार का मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहला था राम कलम से लिखता है, तो रामः कलमेन लिखती। और देखिए यहाँ पर मैंने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, जैसे जैसे बालकेन होता है उसी प्रकार से कलमेन। अगला है वह मुख से बोलता है, मतलब मुख से बोलता है। तो इसका हो जाएगा, वह का संस्कृत होता है सह। सह मतलब वह मुख से, तो मुख का संस्कृत मुख ही होता है ऐसे। लेकिन जब हम इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब क्या हो जाएगा। जैसे मैंने अभी लिखा कलम का हो जाएगा कलमेन, इसी प्रकार से मुख का भी मुखेन हो जाएगा। मुखेन का मतलब हो गया कि मुख से। और बोलता है तो बोलना का होता है वद धातु, तो वदती लगेगा, वदती लगेगा। जैसे कि राम के साथ लगाए तो लिखती होगी। इसी प्रकार से सह भी प्रथम पुरुष में ही आता है और एक संख्या का बोध कर रहा है तो एक वचन, तो इसके साथ भी ती का प्रयोग होगा। और सह कल मुखेन वदती मतलब वह मुख से बोलता है, इस प्रकार से बनेगा। तो मेनली हम क्या जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं
कि करण कारक में मतलब जहां पर से का उपयोग हो और संबंध वाला से हो, मिलने वाला से हो, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है और यहाँ पर भी किया है। ये पहला नियम कह रहा था। इसी प्रकार से दूसरा नियम कह रहा है कि सहार्थ्य तृतीय। सहार्थ्य तृतीय जो है ये इंपॉर्टेंट VVI है, एकदम VVI कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। और जितने भी मैंने बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखा है उसमें एक न एक तो जरूर ये इसी सूत्र से पूछा जाता है, सहार्थ्य तृतीय से पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जिसको आप VVI करके एकदम इंपॉर्टेंट करके याद कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम जरूरी है। सहार्थ्य तृतीय समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया था, इसमें क्या क्या होता है। सूत्र बिल्कुल आसान है, बस आपको याद रखिएगा कि ये जो सूत्र है बहुत ही अधिक बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो क्या है समझते हैं। सहार्थ्य तृतीय है साथ। साथ मतलब कि सह मतलब साथ होता है, तो साथ होने के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगता है। साथ होने या साथ रहने के अर्थ में, जैसे कि मैं राम के साथ जाता हूँ, वह राम के साथ खाता, मतलब साथ वाला जो है, जितने भी साथ वाला अनुवाद होते हैं वो सहार्थ्य तृतीय से बनता है और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो अनुवाद है कि सीता राम के साथ जाती है, तो सीता राम के साथ जाती है, तो इसमें तृतीय विभक्ति किसके साथ लगेगा, तो जिसके साथ जाएगी उसके साथ लगेगा। तो राम के साथ जा रही है, सीता किसके जा रही है, किसके साथ जा रही है, राम के साथ, तो राम के साथ जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सीता का तो जनरली हो जाएगा सीता, ऐसे। राम के साथ, तो राम का तो राम होता है, लेकिन जब हम इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो इसी के अनुसार जो है बालक के अनुसार ही सबका रूप बनेगा। तो जैसे तृतीय विभक्ति का बालकेन हो जाता है, इसी प्रकार से राम का हो जाएगा रामीन, ऐसे। सीता रामेन, रामेन होता है राम के, और साथ का होता है सह। सह जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, साथ का होता है सह। सीता रामेन सह मतलब सीता राम के साथ जाती है, तो जाना का संस्कृत होता है गच्छ, ऐसे। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गच्छति लगेगा कि गच्छता लगेगा, ताकि सीता और राम दोनों हो गया, तो द्विवचन हो गया कि एक वचन हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो करता है, काम करने वाला है, वो कौन है, सीता है। सीता अकेली है। सीता राम के साथ जाती है, सीता उसके साथ जाती है, सीता किसके साथ जाती है, किसी के साथ भी जा कौन रही है, सीता जा रही है। तो सीता के बारे में बात किया जा रहा है, और सीता एक लड़की है तो एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। तो सीता जो है इसी के अनुसार गच्छ के धातु का हम प्रयोग करेंगे लास्ट में। तो सीता एक वचन में आता है, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ती का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे गच्छति करेंगे, गच्छता नहीं करेंगे, द्विवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बात करना है सीता के बारे में, राम के बारे में नहीं करना है। राम के साथ जा रही है या मोहन के साथ जा तो रही सीता, तो सीता के अनुसार ही लगाएंगे। सीता एक लड़की इसलिए गच्छति का प्रयोग किए हैं। और इसी प्रकार से हमारा सेकंड भी अनुवाद क्या है, पिता पुत्र के साथ घर जाता है। पिता पुत्र के साथ घर जाता है, तो इसमें हम किसके साथ जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो पुत्र के साथ करेंगे। देखिए किसके साथ जाया जा रहा है, पुत्र के साथ, तो पुत्र में ही तृतीय विभक्ति लगेगा। तो पिता का संस्कृत तो पिता ही हो जाएगा, पिता। पुत्र का संस्कृत पुत्र ही होता है, ऐसे पुत्र। लेकिन जब हम इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे राम का रामेन हो गया, उसी तरह से पुत्र का पुत्रेन होगा। जैसा कि यहाँ बालक का बालकेन हुआ है, तो पुत्रेन मतलब पुत्र के, पिता पुत्रेन मतलब पिता पुत्र के, और साथ घर जाता है, तो साथ का होता है सह, तो सह। और गृहम, गृह मतलब कि घर, और जाना क्या होता है गच्छ, तो जाएगा गच्छति। इस प्रकार से मैं लाइनिंग खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अलग और ये अलग है। तो पिता पुत्रेन सह गृहम गच्छति मतलब पिता पुत्र के साथ घर जाता है, इस प्रकार से बनेगा। और हमें मेनली क्या जानना है, सहार्थ्य तृतीय मतलब कि साथ होने के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां भी साथ वाला लिखा रहे कि साथ जाता है या साथ रहता है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं। जैसे पुत्र के साथ पुत्रेन किए हैं, राम के साथ रामेण किए हैं, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अगला सूत्र हमारा कहता है, तीसरा नंबर सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। इसका कहने का मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछता है अधिक, ज्यादातर जो है पूछने का चांस होता है। तो अपवर्गीय तृतीया होता है, इसका हिंदी अर्थ है समझे तो क्या होगा, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति। कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझे,
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, रमेश 1 महीने में संस्कृत पढ़ा। 1 महीने में संस्कृत पढ़ गया, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, समय दे रहा है, लेकिन समय के साथ क्या कर रहा है कि संस्कृत जो है पढ़ लिया, मतलब काम खत्म हो गया है। तो जब पूरा काम को पूरा कर लिया जाए, और ऐसे अनुवाद में हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि रमेश 1 महीने में संस्कृत जो है पढ़ गया। तो हम बनाते हैं और बनाकर और अच्छे से समझते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बनाएंगे। देखिए जगह यहाँ पर है नहीं, तो हम नीचे बनाएंगे। जो नीचे बनाएंगे इस प्रकार से, रमेश का तो हो जाएगा रमेशा, रमेशा। 1 महीने में, तो 1 महीने का क्या होगा, मासेन। मास मतलब होता है, मास मतलब होता है महीना, और चूंकि हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि बालकेन किए हैं, इसी प्रकार से मासेन भी किए हैं। जैसे मैंने सब में जो है पुत्रेन, रामेन, एन का प्रयोग किया हुआ, इस प्रकार से मास हो जाएगा मासेन। तो रमेशा मासेन मतलब कि रमेश 1 महीने में और संस्कृत पढ़ा, तो संस्कृतम, संस्कृतम मतलब संस्कृत। और पढ़ना का होता है पाठ धातु, लेकिन पढ़ धातु होता है, लेकिन यह भूतकाल का बोध कर रहा है, पढ़ चुका है, अभी पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा है। तो ये भूतकाल है, और भूतकाल का जो है सूत्र लट लकार के अनुसार नहीं चलता है, लंग लकार के अनुसार चलता है। तो उसका रूप बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी भी धातु के पहले आ लगाते हैं, और इसका सूत्र हो जाएगा ता। रमेश के अनुसार यहाँ पर ता का इस्तेमाल होगा। तो रमेशा मासेन संस्कृतम अपठत, अपठत। आप सोच रहे हैं कि अपठत कैसे हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपठत कैसे हुआ है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप लंग लकार मतलब कि भूतकाल का वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अपठत का प्रयोग मैंने कैसे किया है। तो सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम 3 नियम जाने हैं कर्ण कारक का, सॉरी तृतीय विभक्ति का 3 नियम जाने, यहाँ पे मैंने सामने देखा है, और 1-2 नियम है तो उसे भी हम जान लेते हैं। तो मैंने कुछ और नियम लिखे हैं यहाँ पे, जिसे हम अभी जान लेते हैं। तो तृतीय विभक्ति का 2 नियम और लिखा है। तो पहला, चौथा नियम कहता है, ये नांग विकारः तृतीया। इसका मतलब होता है कि अंग में विकार हो, विकार मतलब कि दोष हो, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति रहता है। जैसे मैं इसको बताने से पहले मैं सबसे आग्रह कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे शरीर से किसी भी प्रकार से सही हो नहीं हो, सबका अपना अपना इज्जत होता है, और सब इस दुनिया में महान बन सकते हैं या महान है। तो किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए, और अगर किसी के अंग में कोई विकार हो या फिर उसमें कोई कमी हो, तो उसे उसके मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। तो हम बताने से पहले आपको ये आग्रह करते हैं कि अगर कोई आपके शहर में, आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो कृपया उसे मजाक में ना ले, मजाक ना उड़ाए। तो यहाँ पे ये नांग विकार का मतलब होता है अंग में जब भी कोई विकार हो, अंग में विकार मतलब कि अंग में कोई दोष हो, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग लगता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, वह पैर से लंगड़ा है। तो वह पैर से लंगड़ा है मतलब पैर में कोई विकार उत्पन्न हुआ है, विकार मतलब कि दोष, तो इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम ऐसे अनुवाद बनाएंगे, वह का संस्कृत होता है सह, पैर, पैर का होता है पाद, पाद मतलब क्या होता है पैर, और पैर से लंगड़ा है, तो इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालकेन, तृतीय विभक्ति क्या होता है, एक वचन बालकेन, तो हो जाएगा पादेन, ऐसे सह पादेन मतलब वह पैर से, लंगड़ा का होता है खंज, तो हो जाएगा खंजः अस्ति। इस प्रकार से सह पादेन खंजा अस्ति मतलब वह पैर से लंगड़ा है। अस्ति का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि यह सह है, और सह एक वचन प्रथम पुरुष है, तो एक वचन प्रथम पुरुष में अस धातु का अस्ति होता है, तो इस प्रकार से अस्ति का प्रयोग किया गया। दूसरा है मोहन कान से बह रहा है, तो मोहन का संस्कृत तो मोहना ही हो जाएगा। कान से, तो कान का होता है कर्ण, ऐसे, और कान से तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने का आता है, तो कान का जो है तृतीय विभक्ति में जो बनाएंगे, तो बालकेन जैसे बालक का होता है, इसी प्रकार से कान का कर्णेन हो जाएगा, कर्णेन। और बहरा का होता है बाहवा, बाहवा अस्ति। इस प्रकार से मोहनैन कर्णेन, सॉरी मोहना कर्णेन बाहवा अस्ति मतलब मोहन कान से बहरा है। तो मैंने
यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है और यहाँ पे तृतीय विभक्ति दोनों में क्यों किया है? सूत्र के अनुसार किया है। ये नाम विकार मतलब शरीर में कोई विकार हो तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और मैं यही बता दूं कि ये भी आई है, ये नियम बिल्कुल भी आई है, एकदम इम्पोर्टेंट है और बार बार इसको ही पूछा जाता है। तो कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहां पर भी आई लिख दिया है। तो इस बात पे आप गौर फरमाइएगा और इसको जरूरी से याद कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा लास्ट जो है वो है पृथक बिना नाना शब्दों के होने पर द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति या पंचमी विभक्ति लगता है। देखिए यहाँ पे द्वितीय भी लग सकता है, तृतीय भी और पंचमी विभक्ति लग सकता है। कब? जब पृथक हो। पृथक मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना ऐसे, और ना बिना मतलब बिना मतलब कि बिना समझ सकते हैं, राम के बिना, सीता के बिना बोला। तो इस प्रकार से पृथक बिना नाना शब्द के होने पर द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो यहाँ बिना का प्रयोग हुआ है और इसमें हम कौन से विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो ऐसे हम पढ़ रहे हैं तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन द्वितीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और वो गलत नहीं होगा। तो हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञान के बिना, तो ज्ञानेन, ज्ञानेन। ज्ञानेन क्यों किए हैं? क्योंकि हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं। तो ज्ञानेन, बिना का संस्कृत है बिना, बिना, ज्ञानेन बिना मतलब ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो मोक्षा न भवति। भाव मतलब होता है होना, और यहाँ पर जो है एक वचन प्रथम पुरुष का ही बोध करा रहा है, इसलिए भवति का प्रयोग किया गया है, मतलब कि ती का फॉर्मूला ती लगाया गया है। तो ज्ञानेन बिना मोक्षम न भवति मतलब ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। अगर हम इसमें ऐसे लिखें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। जैसे कि ज्ञानम बिना, अगर हम ज्ञानम लिखते कि ज्ञानम बिना, तो ये भी सही होता, गलत नहीं होता, क्योंकि सूत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन और अगर हम पांचवी विभक्ति का प्रयोग करते तो ज्ञानात हो जाता है। जैसे बाल, यहाँ तृतीय, चतुर्थी, पंचमी जैसे बालकात होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञानात हो जाता है, तो वो भी सही होता है। तो अभी हम मेनली रूप से पढ़ रहे हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग, तो मैंने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ज्ञानेन बिना मोक्षा न भक्ति मतलब ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हम जाने, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने 5 नियम, इंपॉर्टेंट नियम बताए हैं, जिसमें मैंने 3 भी बताया है, और ये सच में भी है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, एकदम जरूरी से याद करिएगा इसको। और आज हम जाने हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग, और अगले वीडियो में जानेंगे चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी, 2-4 और हैं, तो जल्दी से मैं कोशिश करूँगा खत्म करने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।